कल मैंने आप लोगों को बच्चों मार्फन सिंड्रोम पढ़ाया था, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा हम लोग पढ़ रहे हैं जो सर्जरी के अंदर आएगा और इसके 20 मार्क्स हैं सर्जरी के एलोज के, ठीक हो गया। सो कल हम लोगों ने मार्फन सिंड्रोम पढ़ा था, आज हम लोगों ने एकॉन्ड्रोप्लेजिया पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को जो है ना वो मार्फन सिंड्रोम के साथ इसका डिफरेंस भी बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इसमें क्या हो रहा होता है बेसिकली। सबसे पहले वो कहता है कि आपने डिफाइन करना है एकॉन्ड्रोप्लेजिया को और डिस्क्राइब करने हैं कि उसके बोन या स्केलेटल ग्रोथ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। सो बच्चों एकॉन्ड्रोप्लेजिया अगेन जिस तरह कल मार्फन सिंड्रोम था एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और ये मोस्ट कॉमन स्केलेटल डिस्प्लेजिया है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्केलेटल डिफॉर्मिटी है जिसमें क्या हो रहा होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर होता है बंदे का। मार्फन सिंड्रोम में क्या था कि बंदा बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा लीन था, थिन सा था। इसमें क्या होता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर जो पर्सन होता है उसका कद या उसका स्टेचर बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, उसका कद बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और सिर्फ ये नहीं कि उसका स्टेचर शॉर्ट है, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर एक पर्सन का कद छोटा है तो उसके बाजू भी छोटे होंगे, उसके टांगें भी छोटी होंगी और उसका जो ट्रंक होता है, जो उसका ऊपर से नेक से लेके नीचे वेस्ट तक का जो रीजन होता है ट्रंक जिसको धड़ कहते हैं, वो भी छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, शॉर्ट स्टेचर है लेकिन जो उसका ट्रंक होता है वो ठीक साइज का होता है। जो उसके जो लिम्स होते हैं ना, बाजू और टांगें, वो छोटी होती हैं। सिर्फ जो ट्रंक होगा वो नॉर्मल, उसकी लेंथ वेट सब कुछ नॉर्मल होगी, लेकिन जो लिम्स होंगे और ख़ासतौर पर जो प्रॉक्सिमल लिम्स होंगे, जो ह्यूमरस और फीमर बोन्स होंगी, वो बहुत छोटी होंगी। अब ये क्यों हो रहा होता है बच्चों? ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा होता है, गेन इन फंक्शन म्यूटेशन। किस जीन के अंदर? FGFR3 जीन के अंदर। कल हमने कौन सी जीन पढ़ी थी? कल हम लोगों ने FBN जीन पढ़ी थी। आज हमारे पास है FGFR3 जीन के अंदर गेन इन फंक्शन म्यूटेशन आती है और ये मेनली किसको अफेक्ट कर रहा होता है? ये लॉन्ग बोन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कल हम लोगों ने जो इफेक्ट पढ़े थे वो हमने चेस्ट के ऊपर भी पढ़े थे, वो हमने फिंगर्स के ऊपर भी पढ़े थे, वो हमने ओवरऑल स्टेचर के ऊपर भी पढ़े थे, स्पाइन के ऊपर भी पढ़े थे। तो आज भी मैं आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाऊंगी। सो एकॉन्ड्रोप्लेजिया हमारे पास क्या होता है? मोस्ट कॉमन स्केलेटल डिस्प्लेजिया है जिसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर आता है। क्यों हो रहा होता है? गेन इन फंक्शन म्यूटेशन की वजह से। FGFR3 के अंदर मेनली अफेक्ट करता है लॉन्ग बोन्स को। लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं? जो आपकी फीमर है, आपकी रेडियस और अल्ना है, टीबिया, फिब्यूला है, ये सारी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, लंबी हड्डियाँ, ठीक है। और उनमें से भी मेजरली फीमर और ह्यूमरस को अफेक्ट करता है, ठीक है। जेनेटिक बेसिस क्या है? कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है? FGFR3 कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम 4 पे। कल कौन सी जीन थी? FBN जीन थी, कहाँ पे थी? क्रोमोसोम 15 पे थी। कौन सी म्यूटेशन आती है बच्चों इसके अंदर? गेन इन फंक्शन म्यूटेशन। वही ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। मेन इफेक्ट क्या आता है? ये इनहिबिट कर रही होती है एंडोकॉन्ड्रल बोन ग्रोथ को। भी बताती हूँ ये क्या होता है। रिजल्ट क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर का क्या मतलब है कि पर्सन के जो लिम्स होंगे वो छोटे होंगे, रिलेटिवली जो ट्रंक होगा ना वो नॉर्मल साइज का होगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसी एक पिक्चर दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो, ये जब छोटा बच्चा और ये एक बड़ा आदमी है। इस बच्चे का देखो कि एक नॉर्मल बच्चे का जो ट्रंक होता है ना वो इतना ही होता है जितना इस बच्चे का ट्रंक है, लेकिन इसके जो लिम्स है ना वो एज कम्पेयर टू इसका एक नॉर्मल पर्सन छोटे हैं। इसी तरह ये एक पूरा एडल्ट दिखाया हुआ है, इसका जो ट्रंक है वो फिर भी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली इतना ही ट्रंक होता है, लेकिन जो इसके लिम्स है ना वो इस हिसाब से नहीं है। खासतौर पर इसकी टांगे और इसके बाजू देखो, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब मैं आपको एक रियल पर्सन की इमेज दिखाती हूँ, एक मिनट दें। ये देखें, इस पर्सन को एकॉन्ड्रोप्लेजिया है। अगर आप देखें गौर से तो इसका जो ट्रंक है वो एक नॉर्मल पर्सन जितना ही है, ट्रंक इतना ही होता है एक नॉर्मल पर्सन का, लेकिन इसकी जो लेग्स हैं और इसके जो हैंड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली छोटे हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ये किस वजह से हो रही होती है? FGFR3 जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है। अब नॉर्मली बच्चों FGFR3 हमारे पास क्या कर होता है? FGFR3 स्टैंड्स फॉर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3। FGFR3 हमारे पास एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन का इन द ग्रोथ प्लेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको पता है ना कि जो हमारे पास फाइजेस होती है या ग्रोथ प्लेट होती है, वहाँ से हमारे पास क्या होनी होती है? लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ होनी होती है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, जब मैंने आप लोगों के इसके बोन्स के पार्ट्स पढ़ाए थे, लॉन्ग बोन्स के, मैंने आपको बताया था फाइजेस होता है, एपीफाइजेस, मेटाफाइजेस। तो ये फाइजेस या फिर ग्रोथ प्लेट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हड्डी को लंबा करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो FGFR3 जीन होती है ये क्या करती है? ये ग्रोथ प्लेट के ऊपर कॉन्ड्रोसाइट्स को, जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है ना, उनको मल्टीप्लाई नहीं होने देती। इसने रोकना होता है कॉन्ड्रोसाइट्स को मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो वहाँ पे कार्टिलेज नहीं बनेगा। जब कार्टिलेज नहीं बनेगा तो वहाँ पे बोन नहीं बनेगी और बोन लंबी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो नॉर्मली हमारे पास FGFR3 एक हद तक कंट्रोल कर रहा होता है, एक हद में रह के नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा होता है कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन को, ठीक हो गया। अब एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर इसी जीन की गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है? मैंने न्यूप्लेजिया पढ़ाते हुए बताया था
गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो जीन काम कर रही है ये पहले से ज़्यादा काम करना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसने क्या करना है, इसने कॉन्ड्रोसाइट को प्रोलिफरेट नहीं होने देना, इसने कॉन्ड्रोसाइट्स को मल्टीप्लाई नहीं होने देना, ठीक है। सो जब FGFR3 की गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आएगी तो वो एक्सेसिव सिग्नलिंग कॉज करेगी, जिसकी वजह से कॉन्ड्रोसाइट की जो प्रोलिफरेशन या डिफ्रेंसिएशन होनी है वो हो जाएगी इनहिबिटेड। जब कॉन्ड्रोसाइट्स वहाँ पे मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन नहीं होगी। अब एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन क्या होती है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ बच्चों। अगर आप लोगों को थोड़ी सी GA याद हो या थोड़ी सी ग्रॉस एनाटमी याद हो तो जो बोन फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, बोन या हड्डी का बनने का अमल कैसे होता है, इसके दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, एक होती है एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का मतलब है कि जो बोन है ना वो डायरेक्ट बन रही है, ठीक है, यानी कि वो बोन ही बनेगी डायरेक्ट, कोई कार्टिलेज नहीं बनेगा। और ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये नॉर्मली स्कल की बोन्स में हो रहा होता है, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल में इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि पहले उस जगह पे बनता है कार्टिलेज, ठीक है, और कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो जाता है बोन के साथ, ठीक है। तो जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, वो करती हैं जी एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होती है, एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के पहले कार्टिलेज बनता है फिर बोन बनता है। कार्टिलेज इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय बोन और ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ बोन्स के लिए। अब हड्डी जितनी लंबी होगी कद भी उतना ही लंबा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि हड्डी लंबी नहीं हो पा रही, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ बोन्स नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि कार्टिलेज प्रोलिफरेट नहीं हो रहे। कार्टिलेज प्रोलिफरेट नहीं हो रहे, एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन नहीं हो रही, ना वहाँ पे कार्टिलेज है ना वहाँ पे बोन है, ना बोन लंबी हो रही है, जिसकी वजह से स्टेचर क्या रह जाएगा, बहुत छोटा रह जाएगा। लॉन्ग बोन ज़्यादा इफेक्ट होंगी, इसीलिए उस बंदे का जो ट्रंक होगा या उसका जो धड़ होगा ना वो नॉर्मली होगा, ठीक है। इससे मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि बंदे का जो ट्रंक है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके जो लिम्स हैं, उसके बाजू और टांगे वो बहुत छोटी हैं, ठीक है। शॉर्ट लिम्स विद रिलेटिवली नॉर्मल साइज ट्रंक और राइजोमीलिया होगा। राइजोमीलिया क्या होता है बच्चों, राइजोमीलिया का मतलब है कि एक तो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर ये उसका ट्रंक हो गया, ठीक है, ये उसका हेड हो गया, ये मेरी ड्राइंग को जज ना करें, ये ट्रंक हो गया उसका, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है ना वो लेग्स आ गई। अब लेग्स में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं बच्चों हमारे पास, पहले यहाँ पे फीमर होती है, उसके बाद यहाँ पे जो होती है ना वो टीबिया और फिब्यूला होती हैं। तो इसमें से प्रॉक्सिमल कौन सी बोन हुई, डिस्टल कौन सी हुई, ये जो फीमर होगी ये प्रॉक्सिमल होगी और जो रेडियस अल्ना होगी वो डिस्टल होंगी। तो ये जो कंडीशन है एकॉन्ड्रोप्लेजिया, यह ये प्रॉक्सिमल बोन्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि ये फीमर को यहाँ से ज़्यादा इफेक्ट करेगा, फीमर ज़्यादा ही छोटी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके हैंड्स ड्रॉ करें तो यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आती हैं, यहाँ पे आपके पास ह्यूमरस आ जाती है और आगे जाके रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल बोन कौन सी बनी, ह्यूमरस बनी। तो ये ह्यूमरस और फीमर को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जो प्रॉक्सिमल लिम्स होते हैं, जो प्रॉक्सिमल बोन्स होती हैं, प्रॉक्सिमल लॉन्ग बोन्स, वो ज़्यादा छोटी होती हैं। ह्यूमरस और फीमर ज़्यादा छोटी होगी, रिलेटिवली नॉर्मल साइज का ट्रंक होगा और शॉर्ट लिम्स होंगे। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एकॉन्ड्रोप्लेजिया। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया भी है, ये देखें कि नॉर्मल बच्चे का जो ट्रंक है वो नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो लेग्स हैं और इसके जो हैंड्स है, जो इसके आर्म्स हैं